हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है हमारे किसान भाई। जी हाँ, आपके लिए आपका खास कार्यक्रम यानी कि रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम लेकर हाजिर है ये सामुदायिक रेडियो। आपको बताना चाहूंगी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड ये खास प्रोग्राम हम आप तक हमेशा लेकर आते हैं, लगातार लेकर आते हैं और साथ साथ लेकर आते हैं कुछ खास विशेषज्ञ भी जो खास टॉपिक्स पर ही यानी बहुत अच्छे फसल से संबंधित विषयों पर ही आपको जानकारी देते हैं। ऐसे ही एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से श्री शशि शेखर पांडे जी। शशि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी किसान भाइयों को भी राम राम, नमस्कार जी। शशि जी, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज हम आपसे जानकारी चाहते हैं कद्दू वर्गीय फसलों में पोषण प्रबंधन का महत्व। क्या इस पर जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कद्दू वर्गीय फसलों में क्या क्या महत्व है, कैसे इस्तेमाल करें, क्या पोषण प्रबंधन है, सारी जानकारी आज किसानों के बीच में मुहैया कराया जाएगा जी। बाकी जैसे हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं किसानों के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगी कि कद्दू वर्गीय फसल यानी कि लौकी, तोरी, कद्दू, खीरा, करेला, टमाटर सही कहा मैंने? नहीं, टिंडा। टमाटर नहीं जी, टिंडा। ये जितनी भी सब्जियां हैं ये कद्दू वर्गीय फसलों में शामिल होती हैं जो हमारे देश में बड़े पैमाने में उगाई जाती हैं। इन फसलों में अच्छा उत्पादन पाने और बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सही पोषण प्रबंधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज हमारे साथ जो हमारे कृषि विशेषज्ञ जुड़े हैं शशि शेखर पांडे जी, ये हमें बताएंगे कि कैसे कद्दू वर्गीय फसलों में पोषण तत्वों का संतुलन बनाए रखें और हमारे किसान भाई बहन ये जानकारी प्राप्त कर बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ही मैं शशि जी आपसे ये करना चाहती हूँ कि कद्दू वर्गीय फसलों में पोषण प्रबंधन का क्या महत्व है, इस पर डिटेल में जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल आपने किया पूजा जी। देखिए, कद्दू वर्गीय फसल जो है किसी भी फसल में जो पोषण तत्व का महत्व होता है उसके गुणवत्ता को सुधार करना, उसमें रोगरोधी क्षमता बढ़ाना, उसके उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है जो उसको बोलते हैं हम उसके पोषण प्रबंधन। वो पोषण प्रबंधन कई प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक, केमिकल, रासायनिक, सारे तरह तरीके के जो पोषण प्रबंधन है उसका एक बैलेंस और संतुलित तरीका एक चार्ट के हिसाब से फसल के नीड के हिसाब से जो देते हैं उसे फसल का पोषण प्रबंधन करते हैं। उससे फसल की गुणवत्ता काफी होती है, किसान का उत्पादन बढ़ता है, फसलों में रोगरोधी क्षमता डेवलप होता है, जिससे क्या होता है किसान की उत्पादकता बढ़ती है और किसान की आय बढ़ती है। अगर इस महत्व से हम देखें तो साथ ही साथ दूसरा जो महत्व देखें कि अगर किसी फसल में हम उसकी संतुलित पोषण प्रबंधन दे रहे हैं तो जो फसल के अंदर की गुणवत्ता है, जो गुण है, जिस गुण के लिए वो फसल खा रहे हैं, जिस विटामिन के लिए, जिस मिनरल्स के लिए, जिस पोषण के लिए हम फसल खा रहे हैं उसमें वो पोषण की मात्रा उपलब्ध होता है जिससे हमारे शरीर को मिलता है। इसलिए किसी भी फसल की पोषण प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी प्रबंधन करने वाली तरीका, इसलिए हमेशा पोषण प्रबंधन की भूमिका बहुत ही सर्वोपरि होता है किसी भी फसल में। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो शशि जी, हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहते हैं कि इन फसलों की यानी कद्दू वर्गीय फसलों की जड़ प्रणाली और वृद्धि चक्र को देखते हुए पोषक तत्वों की आवश्यकता कैसी होती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कद्दू वर्गीय फसलों का जो जड़ प्रणाली होता है काफी छोटे और जड़ होते हैं और उनकी जो विकास होता है कद्दू वर्गीय फसलों का बहुत ज्यादा ऊपर फैलने वाला होता है। तो इसमें जो पोषण प्रबंधन है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इनकी जो महत्ता है बहुत ही अधिक होती है। तो हमें क्या करना होता है कि इनके पोषण को क्रमबद्ध तरीके से देना होता है। इनके वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, इनके जड़ विकास के लिए, फूल बनने के लिए हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए, फल की गुणवत्ता और आकार में सुधार के लिए हमें पोटास देना होता है। साथ ही साथ हमें जैसे जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जैसे फूल झड़ने झड़े, फसल में कोई विकृति ना हो, कटने की समस्या नहीं आए, उसकी साइज और शेप एक समान रहे, उसमें जो कंटेंट है उसके जो नेचुरल कंटेंट है वो सही मात्रा में, उसके लिए कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, सल्फर देते हैं, आयरन देते हैं। तो ये सारे पोषण तत्वों का प्रबंधन जो है क्रमवार तरीके से सही तरीके से करना। अब जैसे मैं बात करूं जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, मैं आगरा में बैठा हूँ, क्या गर्मी का महीना आप सोच सकती हैं, गर्मी का जो महीना होता है कद्दू वर्गीय फसलों के बिना बेकार होता है।
आपके घर में खीरे, तरबूज, खरबूज, लौकी, टिंडे, आप कल्पना कर सकते हैं कि इनके बिना गर्मी कैसे होगी। तो इसलिए ये फसलें काफी ही जरूरी होती है गर्मी के दिनों में हमारे लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके महत्व का, कद्दू वर्गीय फसल है जो इनके महत्व की मैं बात करूं, ये पोषण से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन विटामिन ए, सी, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये जो फसल है, अगर इनकी मैं वृद्धि विकास की बात करूं, इनका वृद्धि विकास का चक्र छोटा होता है, बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है। 2 महीने में आप फसल तोड़ के ले सकते हैं। तो किसान की आय की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर आप खाली समय में आप 2 महीने के लिए कद्दू वर्गीय फसल लगा दे तो आपके रोजगार के स्रोत भी बढ़ते हैं। अगर मैं स्वास्थ्य लाभ बात करूं, आज के देश में इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल के नाम से जा रहा है। मोटापा, डाइजेशन से संबंधित सारी समस्याएं, अगर हम कद्दू वर्गीय फसलों का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर ये सारी चीजों में कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे मधुमेह यानी शुगर हो, डायबिटीज, मोटापा, ओबेसिटी हो, या आप डाइजेशन से कोई भी इशू आपके अंदर आ रही है, तो सबको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कद्दू वर्गीय फसलों का एक विशेष रोल होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं अपने आगरा की, पूजा जी आप भी बहुत हो जाएंगी कि आगरा हमारे पेठे के लिए जो मशहूर शहर है, ये पेठा जो कद्दू वर्गीय फसल से ही बनता है। तो पूरे विश्व भर में जाना जाता है ये पेठा। बिल्कुल, इनका सारा का पोषण प्रबंधन करना काफी ही जरूरी है, तभी उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी रहेगी, जिससे बनने वाले पेठे की क्वालिटी होगी विश्व स्तर पे ऐसे ही बरकरार रहेगी। इसलिए पोषण प्रबंधन काफी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोषण प्रबंधन की, तो मुझे लगता है इसमें सॉइल टेस्टिंग यानी कि मृदा परीक्षण का भी इन फसलों में महत्व रहता होगा। तो वो क्या महत्व है सॉइल टेस्टिंग का और इसे कब करवाना चाहिए? बिल्कुल, बात करूं मृदा परीक्षण का, कोई भी फसल लगाने से पहले, हम कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय फसल लगाने से पहले हम जो फसल लगाते हैं उन दोनों के बीच में एक गैप रखते हैं। 15-20 दिन पहले अगर हमें फसल लगानी होती है तो क्योंकि ये रिपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें लैब से टेस्टिंग कराने होते हैं, तो 15-20 दिन पहले अगर आप फसल लगाने की प्लान कर रहे हो तो 15-20 दिन पहले सबसे पहले हमें जानने की जरूरत होती है कि हमारे मिट्टी में यानी हमारे मृदा में किस किस पोषक तत्वों की कमी है, या कौन सा पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में है, किस पोषक तत्वों को हमें देने की जरूरत है। जिससे क्या होता है कि अगर हमारे पोषण प्रबंधन के लिए हमें एक जानकारी उपलब्ध हो जाती है हमारा मृदा परीक्षण से कि भाई हमारे फसल में नाइट्रोजन की अधिकता है, फास्फोरस की कमता है, पोटास देने की जरूरत है या सूक्ष्म पोषक तत्व देने की जरूरत है, सारी जानकारी हमें मुहैया हो जाती है थ्रू सोइल टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण के द्वारा, जिससे हमें अपने आने वाली फसल का जो पोषण प्रबंधन होता है बहुत ही संयमित और संतुलित रूप में कर पाते हैं। इसका असर हमें फसल के उत्पादन, गुणवत्ता और उसके साइज और आकार करते हैं। इसलिए मृदा परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी फसल में, और ये हमें 15-20 दिन पहले करवा लेनी चाहिए। सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो शशि जी, कद्दू वर्गीय फसलों की जो प्रारंभिक अवस्था है यानी बीज अंकुरण और बेल बढ़ने की अवस्था, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। अगर किसी भी फसल की अगर शुरुआती जो अवस्था होता है, जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं मुख्यतः इनकी बुआई बीजों के द्वारा ही की जाती है। इसमें बीज से ही इनकी बुआई होती है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग का कंसेप्ट नहीं होता है, तो बीज से इनकी बुआई होती है। तो शुरुआती जो पोषक तत्व होता है वो होता है फास्फोरस, जो कि जड़ विकास के लिए सबसे जो जरूरी है वो होता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन। ये दो पोषक तत्व जो फसल की शुरुआत में देने की जरूरत होती है। फिर फसल की जैसे ही वृद्धि और विकास शुरू होना स्टार्ट हो जाता है उस समय में फिर से नाइट्रोजन और पोटास, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए पत्तियों की वृद्धि और हरियाली के लिए, उसके बाद बेलों के बढ़ाव के लिए, साथ ही साथ में पोटास देना होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए, पोटास जो देना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब जैसे फसल बड़ा हो जाता है उस अवस्था में हम सल्फर, मैग्नीशियम, ये बोरान, जिंक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यारा की तरफ से, तो यारा की तरफ से मैंने पिछले भी हमारी चर्चाओं में हमने एक पोषक तत्व का नाम दिया कि कंप्लीट पोषक तत्व है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, विश्व स्तरीय पोषक तत्व है यारा के पास, जो कि यारा मिला कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें करीब 9 पोषक तत्व एक ही बोरी में या एक दाने में 9 पोषक तत्व अगर किसी फसल के जड़ के पास जाता है तो 9 के 9 पोषक तत्व एक दाने के साथ जाएगा। उस पोषक तत्व का नाम है, जो कि विश्वव्यापी बहुत ही हाई तकनीकी से बना हुआ पोषक तत्व, उसका नाम है यारा मिला कॉम्प्लेक्स। अगर मैं यारा मिला कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यारा मिला कॉम्प्लेक्स जो है 25 किलो प्रति एकड़ की डोज होती है किसी भी फसल में। हम कद्दू वर्गीय फसल की बात कर लें तो उसमें 25 किलो प्रति एकड़ की दर से शुरुआती बुआई के समय इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करूं इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व की, तो इसमें नाइट्रोजन
नाइट्रोजन है, दो प्रकार के नाइट्रोजन है, नाइट्रेट नाइट्रोजन, एकोमोनिक नाइट्रोजन। इसमें पोटास है, सल्फेट ऑफ पोटास, और इसमें फास्फोरस है, 3 प्रकार का है, डाइकैल्सिनेट, ऑर्थोफॉस्फेट और पॉलीफॉस्फेट। और आपको जान के काफी उत्सुकता होगी कि हमारा जो पोटास है चलनशील पोटास है, इसमें पाया जाने वाला पोटास। साथ ही साथ इसमें सल्फर और मैग्नीशियम, इसमें बोरान है, जिंक है, मैग्नीज और फेरस है। तो इस तरीके से 4 सूक्ष्म पोषक तत्व और 5 मुख्य पोषक तत्व का सम्मिश्रण है, वो भी प्रिल्ड नामक टेक्नोलॉजी से बना हुआ, जो कि हमारे फसल की शुरुआती वृद्धि, जड़ अंकुरण के लिए, जमाव के लिए, और जमाव के बाद पौधे की जो शुरुआती विकास है, वनस्पतिक विकास जिसे कहते हैं, जिसमें पत्तियां बनना, बेलें लगना, ये सारे विकास को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाता है। तो यारा की तरफ से मुहैया है, 25 किलो आता है, 1 एकड़ की डोज होती है किसी भी कद्दू वर्गीय फसल में। इसका नाम है, पुनः मैं बोलूंगा, यारा मिला कॉम्प्लेक्स। हमारे कई भी किसान ऐसे हैं जो हमारे मैं कंटिन्यू जाते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ, जो यारा मिला कॉम्प्लेक्स डाला, उनके कद्दू, उनके तरबूज, उनके खरबूज, उनकी सब्जियां, उनके खीरे, उनके टिंडे बहुत ही अच्छा विकास हुआ। जी, तो ये तो बात हुई बीज अंकुरण और बेल बढ़ने की अवस्था, लेकिन अगर हम फूल और फल बनने की अवस्था की बात करें तो उस समय पर कौन सी प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारी कद्दू वर्गीय फसलों को? बिल्कुल, जैसे ही बेल बढ़ती है, बेल बढ़ने के बाद, क्योंकि अब बेल बढ़ने के बाद 2-3 चीजें रहती हैं, बेल का बढ़ाव हो और बढ़वार में बेल में फूल बनना शुरू हो, फल बनना शुरू हो। इसके लिए, क्योंकि ये फसलें बहुत कम दिन की होती है, बहुत जल्दी, इनका जो वृद्धि का चक्र होता है काफी छोटा है, तो इसमें जो पोषक तत्व ऐसे हो जो इंस्टेंट काम करे और विकास का असर तुरंत दिखे, इसके लिए यारा की तरफ से मुहैया है। यारा का एक बड बिल्डर नाम का उत्पादन, यारा वीटा बड बिल्डर करके उत्पादन, जैसे नाम से ये बड बिल्डर मतलब शाखाओं का विकास करने वाला एक उत्पाद है यारा की तरफ से, जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है। 500 ग्राम 1 एकड़ की डोज हम देते हैं अगर फसल बड़ी हो तो। अगर बहुत ज्यादा छोटी है फसल तो 250 ग्राम 1 एकड़ की डोज देते हैं। इसमें अगर कंटेंट की मैं बात करूँ तो इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक और बोरॉन है, ये 4 पोषक तत्व। उसके अलावा मैं ऐसे बात करूँ, एक यारा की तरफ से एक लिक्विड भी आता है, यारा वीटा सैनिफॉस के नाम से, जिसे कि हम फसल का एनर्जी ड्रिंक या जूस कहते हैं। अगर पौधे की शुरुआती विकास को अच्छा करना है, फसल आपकी बहुत अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है, लग रहा है कि इसमें मौसम का मार है, किसी बीमारी का असर दिख रहा है, तो उस अवस्था में जो है यारा वीटा सैनिफॉस जो है 500 ml प्रति एकड़ की डोज चलाते हैं। उसके बाद, उस क्रम के बाद जैसे हम ये देंगे, उसके 15 दिनों के बाद हमें देने की जरूरत होती है जिंक, बोरान। जिंक और बोरान चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसके खाने को सही समय से किस पत्ती के पास पहुंचे चाहिए, फूल के पास पहुंचे चाहिए, ये सारा जो कार्यक्रम है वो जिंक करता है, इसलिए हमें जिंक देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ हमें बोरान देने की जरूरत है, क्योंकि बोरान जो है फूल को झड़ने से बचाता है, फल में विकृति नहीं आने देता है, मतलब फल कोई फटा नहीं हो, कटा नहीं हो, ये सारी चीजें। इसलिए अगर मैं बात करूं, जो वृद्धि और विकास का जो चरण है, वनस्पतिक अवस्था के बाद हमें यारा की तरफ से मुहैया है यारा बीटा सैनिफॉस, जो कि पौधे के एनर्जी ड्रिंक की तरफ काम करेगा, यारा बीटा बड बिल्डर जो पौधे का बढ़वार को बढ़ाएगा, यारा बीटा जिंट्रैक है जो कि जिंक की कमी को दूर करेगा, जो 250 ml की डोज है, यारा बीटा बोट्रैक है जो कि बोरान, जो कि फल झड़ने से बचाएगा, उसका डोज 250 ml प्रति एकड़ है, मैग्नीशियम जो कि हम यारा बीटा बड बिल्डर में दे चुके हैं। ये सारे पोषक तत्व हैं तो फसल की बहुत ही बहुआयामी और बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए काफी आवश्यक है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खेत पे हमने डेमो करी है, किसानों ने डाला है, उनका यूजर एक्सपीरियंस हमने उनके इंटरव्यूज लिए, उनके वीडियोज क्रिएट किए हैं, उसके बिहाफ में मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। जिसने ये उत्पाद डाले उनके उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी और उत्पादकता बहुत ही उत्कृष्ट है। तो इसलिए मैं किसानों को कहूंगा कि आप जो है संतुलित पोषण प्रबंधन की तरफ बढ़े, बजाय कि किसान क्या करता है पूजा जी, इस अवस्था में अगर उसे कुछ नहीं समझ में तो यूरिया की अधिकता कर देता है, जो कि बहुत ही गलत है। यूरिया अगर बढ़ाओगे फसल में बीमारियां, कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसके बजाय आप समुचित और संतुलित पोषक प्रबंधन के बढ़ेंगे किसान भाइयों, तो आपका जो खेत का पौधे का वृद्धि विकास होगा, साथ ही आपकी खेत की मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी। इस तरीके से आप जो नई तकनीकी के उर्वरक करते हैं उनका इस्तेमाल करें। यारा की तरफ से एक और उत्पाद आता है, यारा लीवा नाइट्राबोर। ये हम देते हैं किसी फसल के जो उत्पाद है ना, उस उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। 25 किलो प्रति एकड़ का डोज इसका भी है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है, जिसमें बोरान, कैल्शियम और नाइट्रोजन का सम्मिश्रण है, जो कि फसल की गुणवत्ता, उसकी साइज, साथ ही साथ उसका वजन, अगर हम खरबूज एक कीड़े में उसका इस्तेमाल करते हैं तो साइज शेप के साथ उसका वजन बढ़ाता है। साथ ही साथ उसे ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉसेज होते हैं, जो टूटने, फटने, सड़ने की स्थिति आती है, उसको भी बहुत हद तक कम कर देता है ये उत्पाद हमारा यारा लीवा नाइट्राबोर। तो सोच सकते हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ पे हम तुड़ाई कर रहे हैं तो हमारा फसल जो आगरा में टूट रहा है वो जाके लखनऊ में बिक रहा है, तो रास्ते में जो डैमेजेस होती है उसको भी कम कर देते हैं यारा के उत्पाद ऐसे।
है। इसलिए मैं किसानों से कहूंगा कि आप संतुलित पोषण प्रबंधन की तरफ बढ़िए, नई तकनीकी वाले उत्पाद की तरफ बढ़िए। जी, बहुत सही बात आपने कही। तो शशि जी, हम जब कद्दू वर्गीय फसलों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये भी जानें आपसे कि जैविक खादों और जैव उर्वरकों का क्या उपयोग और लाभ है इसमें? बिल्कुल, अगर मैं पोषण प्रबंधन की शुरुआत करूँ चरण में, तो पोषण प्रबंधन को हम 5 भाग में बांट लेते हैं। एक होता है, सबसे पहला जो भाग होता है पोषण प्रबंधन में, वो होती है मृदा परीक्षण करना। उसके आधार पे ही हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, टेस्ट करने पहले। उसके बाद जो है जैविक खाद, जो आपने टॉपिक बात करी, जैविक खाद, क्योंकि जैविक खाद वो खाद है जो हमारे मिट्टी को बैलेंस भी रखते हैं। उसके अंदर पाए जाने वाले जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसको भी स्टोर करता है। उसकी मृदा के अंदर पाए जाने वाले पोर स्पेस को बैलेंस रखता है, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता, उर्वरा शक्ति, ये सारे बरकरार रहते हैं। उसकी उर्वरकता मतलब बरकरार रहती है, इसलिए हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद आज के समय में उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, जितनी मात्रा चाहिए होती है, जो शुद्धता या जो क्वालिटी चाहिए होता है, वो किसान खुद से अगर घर पे बनाए तो जैविक खाद का महत्व है। इसलिए जैविक खाद तो है ही। जैविक खाद तरह से समझिए फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का, जिसमें सारे पूर्वक पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। अगर आप अपने खेत में 5 टन जैविक खाद डालोगे तो वो जाके हल्का काम करेगा जितना आप खेत में अपने थोड़े से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे। इसलिए बहुत अधिक मात्रा चाहिए होती है। गुणवत्ता का भी दिक्कत होता है, क्योंकि उस गुणवत्ता का मिल नहीं पाता है बाजार में। इसलिए जैविक खाद तो जरूरी है। जैविक खाद में अगर मैं बात करूँ तो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए से बना हुआ खाद काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा है। केचुए से बना हुआ अगर खाद आपको मिल रहा है तो खेत में शुरुआती अवस्था में डालें, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरा बरकरार रहेगी। उसके बाद तीसरा जो चरण है पोषण प्रबंधन का, जो वो है फसल चक्रण। फसल चक्रण भी एक महत्वपूर्ण चरण है। अब अगर किसी भी कर रहे हो तो उसके बाद जो है आपका रासायनिक उर्वरक, और पांचवा जो है फोलियर स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पे छिड़काव करके सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूर्ति करना। ये सारे चरण है पोषण प्रबंधन के अंदर, जिसमें आपने बात करी कि जैविक खाद क्या होता है। जैविक खाद गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और साथ ही साथ जैविक कई सारे उर्वरक उत्पाद बन रहे हैं, जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, वर्मी वाश है, वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत करके, बीजामृत करके, ऐसे कई सारे जो हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन हैं, वो नए नए जैविक खादों का भी डेवलप कर, जो कि बहुत ही बहुआयामी तरीके से बहुत ही कारगर है खेती के लिए, जो शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करें। तो शशि जी, क्या आप ये भी बताएंगे कि फॉलियर स्प्रे, पत्तियों पर पोषक तत्वों का छिड़काव कब और कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, पत्तियों पे फोलियर स्प्रे का जो इस्तेमाल हम करते हैं जब पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, यानी कि जब कोई भी फसल 2 या से 4 पत्ते की हो जाए, यानी कि हम जो उसे पोषण दे रहे हैं वो ऑब्जर्व करने लायक अगर उसकी पत्तियां हो रही हैं, तो उस अवस्था में हम दे सकते हैं। अगर कद्दू वर्ग की फसल में बात करूं, जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में हो जाती है, तो बहुत ही सुटेबल अवस्था है आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से पत्तियों में पोषक तत्व मुहैया कराने का। जी जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ आज हमारे साथ हमारे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट से श्री शशि शेखर पांडे जी साझा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी किसान भाइयों कि सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ पर ये खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये रेडियो स्टेशन। लगातार हम आते हैं और लगातार अपने विशेषज्ञों को लेकर आपसे जानकारी साझा करवाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, जिस तरह से आप कृषि कर पाएं और फसलों से संबंधित। आज का विषय भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये है कद्दू वर्गीय फसलों में पोषण प्रबंधन का महत्व। बहुत सारी हम बातें कर चुके हैं शशि शेखर जी से, लेकिन अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं वो हमारे किसान भाई इन फसलों में किस प्रकार से पहचाने, किस प्रकार से नोटिस करें, देख पाएं, कृपया ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अब जो पोषण प्रबंधन करना है या जो पोषक हम तत्वों में डालने हैं, हमें ये भी पता रहना चाहिए भाई ये कब डालने हैं, किस चीज की कमी हो रही है, उस अवस्था में पोषक तत्व देने की जरूरत होती है। हम शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। अगर फसल की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, लग रहा है फसल का वृद्धि विकास नहीं हो रहा, तो हमें नाइट्रोजन उर्वरक तत्व का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की कमी के लक्षण, तो अगर फसल बैठ रहा है तो उसकी पत्तियां ऊपर से पीली दिख रही हैं, या विकास नहीं हो रहा अच्छे से, या फूल उस पर नहीं बन के आ रहे हैं, उस अवस्था में फास्फोरस का इस्तेमाल करना चाहिए, फास्फेटिक फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी फसल जो है तो उस पोषक तत्व की कमी दूर हो जाएगी। पत्तियों पे ही मेजर लक्षण दिखते हैं पोषक तत्वों के, साथ ही साथ तने पे भी असर दिख सकते हैं, लेकिन पत्तियां जो है मुख्य उनकी पोषक तत्वों की। अगर मैं बात करूँ पोटास की, फसल जल रहा है या फसल सूख रहा है, पानी की कमी है, बायोटिक जैसे स्ट्रेस दिख रहे हैं, तो इस अवस्था में पोटास का इस्तेमाल करके
उस स्ट्रेस से हम बचाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जिंक और बोरोन की, जिंक की कमी से पत्तियां साइड से आपकी सफेद पड़ती हैं या उसमें गुलाबी धब्बे धब्बे से आ रहे हैं तो आपको जिंक की कमी है। बोरान की कमी से जो है उसके फल बहुत छोटे और पत्तियां सिकुड़ी सी दिख रही हैं या फूल उसके गिर रहे हैं तो इसे जिंक की कमी से होती है। मैग्नीशियम जो है उसके पत्ते सफेद पड़ रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी होती है। ये मुख्य कमी के लक्षण होते हैं जिसमें आपको उर्वरक का प्रयोग करना है। तो ये तो आपने लक्षण बताए कि अगर हमारी पोषक तत्वों की कमी है तो फसलों में या पत्तियों में हमें किस तरह की लक्षण दिखेंगे और हमें उस कमी को पूरा करना है। लेकिन शशि जी, क्या आप एक साधारण सा पोषण प्रबंधन कार्यक्रम यानी एक पूरा शेड्यूल हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात बता सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ कद्दू वर्गीय फसलों की पोषण प्रबंधन की, तो जो शुरुआती अवस्था है हमें उसमें 25 किलो डीएपी या 25 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स के साथ आप किसी भी फसल की बुआई कर लें। उसके बाद आपका फसल जैसे ही 25 दिन का होता है उस अवस्था में आप यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या यारालीवा नाइट्रेट बोर 25 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 किलो यूरिया के साथ अपनी खेत में छिड़काव कर लें। इससे आपकी जो फसल है इसमें 2 बार ही उर्वरक देने की जरूरत होती है दानेदार की, इसकी जिससे आपकी पोषण कंप्लीट हो जाएगी। अगर यारामिला कॉम्प्लेक्स 2 बार डालते रहें तो आपकी फसल में और किसी पोषक तत्व की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप 25-25 किलो 2 बार यारामिला कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं। एक बार यारालीवा नाइट्रोबोर जब आपकी फसल 25 या 30 दिन की अवस्था में होती है तो 25 किलो यारालीवा नाइट्रोबोर का इस्तेमाल कर लें। साथ में बात करूँ लिक्विड या फोलियर स्प्रे की, फोलियर स्प्रे में याराविटा कैनिफॉस का इस्तेमाल करें। एक बार 500 ml प्रति एकड़ के दर से 25 दिन की आपकी फसल हो। आपकी फसल जब 35 दिन की होती है उस समय आप इस्तेमाल करें याराविटा बड बिल्डर का, जो कि 250 ग्राम से 500 ग्राम आपकी फसल के विकास अच्छा है तो 250 ग्राम ही करें, अगर कम दिख रहा है तो 500 ग्राम करें। उसके बाद हम जिंक और बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याराविटा जेंट्रे का 250 ml और याराविटा बोट्रेक 200 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करेंगे आप 40 दिन की अवस्था में किसी भी कद्दू वर्गीय फसल। अगर मैं बात करूँ फोलियर स्प्रे के लिए 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी की आवश्यकता चाहिए। 150 लीटर से कम पानी में किसी भी उर्वरक को जो पोषक तत्व है उनको घोल के आप स्प्रे नहीं करें, जिससे आपकी फसल पे कोई गर्मी का मौसम है तो पानी की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से। जी, बहुत अच्छा आपने साधारण पोषण प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को बताया। हम बात कर रहे हैं कद्दू वर्गीय फसलों की और आपने बिल्कुल सही कहा, जब गर्मी का मौसम आता है तो हम खीरे के बिना, हम टिंडे या इन चीज़ों के बिना हम नहीं रह पाते हैं। और अगर हम बात करें पेठे की तो ये कद्दू वर्गीय फसलों में सबसे इम्पॉर्टेंट है पेठा, जो कि विश्व भर में जाना जाता है और पेठे की मिठास कद्दू से ही आती है। हम बात कर रहे हैं इसके पोषण प्रबंधन की। तो अंत में मैं चाहूँगी आप हमारे किसान भाइयों को कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहें अगर, जिसे कि वो अपनी उपज और गुणवत्ता को बेहतर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। व्यवहारिक जानकारी देखिए, किसान की जो अवधारणा है उस अवधारणा को तोड़ने की जरूरत है कि हम सिर्फ डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी और नाइट्रोजन यानी यूरिया से ही हम अपनी खेती को कर सकते हैं, अपनी फसल को कर सकते हैं। लेकिन समय और परिस्थिति, मौसम और साथ ही हमारी मृदा जो है दिन प्रतिदिन मृदा में उर्वरता की ह्रास होते जा रहा है, कमी होते जा रहा है। इस परिस्थिति में हमें कोई भी फसल अगर हम लगा रहे हैं अपने खेतों में, विशेषकर कद्दू वर्गीय फसल लगा रहे हैं, तो हम अगर संतुलित पोषण प्रबंधन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें रोग रोधी क्षमता भी हमारी फसल में डेवलप करेगी। किसान क्या करता है इन दिनों में, अगर मैं बात करूं कद्दू वर्गीय फसलों में बहुत ही अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स का यूज करता है ताकि बहुत अच्छा विकास हो सके। लेकिन ये सब हानिकारक है। हम किसान के घर से या किसान के खेत से जो फसल खरीद के आके जो आम मानस के थाली में जो परोसा जाता है वो इंसान ये सोच के खाता है कि हमें उर्वरकता देगा, ये हमें मधुमेह से बचाएगा, हमें बाकी चीजों से हमें निजात कराएगा, ये फसल हमारे बॉडी को संतुलित रखेगा। लेकिन किसान जो कर रहा है आज के डेट में बहुत ज्यादा हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन का यूज कर रहा है। इंस्टेड ऑफ इसके जगह पे अगर आप बैलेंस फर्टिलाइजर का भी उपयोग करोगे ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करोगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखोगे, समय के साथ सारी चीजें डालोगे ना, तो आप ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज नहीं करना पड़ेगा अपनी फसलों के प्रभाव के लिए, आपके उत्पादन के लिए। तो किसान थोड़ी सी आमदनी के लिए ऐसा लालची पन्ने की तरफ नहीं उतरे, सेफ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए वैसी चीजों का उपयोग करें जो हमारे मानव समाज के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए सेफ हो, यूजफुल हो। उस चीजों का आप यूज करोगे तो हमारी फसल भी अच्छी रहेगी और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, उत्पादन बढ़ के मिलेगा, आपकी आमदनी बिल्कुल ही बढ़ के आएगी और साथ ही साथ जिसकी थाली में खाने परोसे जाएगी वो भी संतुलित पोषण तत्व
तत्वों से मिला युक्त रहेगा, जिससे जो हमारे आम जनमानस है इनके जो शारीरिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सारी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। हम किसान हैं, हमारे पास देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम देश के 1/3 मतलब करीब 60% के आसपास आबादी है जो कि खेती पे निर्भर है, और हमारी भी आमदनी, साथ ही साथ देश के 100% जनसंख्या को हमारी कोशिश ये रहे कि शुद्ध और संतुलित पोषण वाले भोजन खिलाएं, जिससे हमारा समाज मजबूत हो, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो, ऐसी बीमारियां, शुगर, मोटापा, डाइजेशन के इशू, कई ऐसी बीमारियां, कैंसर, ये चीजें नहीं आए। इसके लिए हमेशा हमें बहुत ही वैसे उर्वरकों का, वैसे केमिकलों का प्रयोग करें जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ हो। ये हमारी किसानों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, मानवता के प्रति। तो ये छोटा सा बिहारी ज्ञान है, अपने किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप संतुलित पोषण प्रबंधन करिए ना। बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी उत्पादकता को बढ़ा देगा, बजाय कि आप ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्लांट रेगुलेटर्स का यूज कर रहे हो जो कि हार्मफुल्स हैं, इंसेक्टिसाइड की हेवीली यूज कर रहे हो। उसके जगह पे आप फसल चक्र का प्रयोग करिए, आप सोइल टेस्टिंग कराइए, देखिए अपनी मिट्टी में क्या चीजें करिए, उसके हिसाब से आप डालेंगे तो आपको इस सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। बजाय कि आप अपनी सोच को सही रखिए, उत्पादन में आपका कोई कमी नहीं होगा। यारा है आपके साथ, यारा आपके उत्पादन, आपकी आमदनी कभी नहीं कमी नहीं देगी, ये यारा का वादा है। क्या बात है, बहुत अच्छा वादा किया आपने और ये वादा निभा भी रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लगातार देख ही रहे हैं, हम पिछले 1 वर्ष से आपके साथ जुड़े हुए हैं लगभग, और लगातार देख रहे हैं कि किस तरह किसान भाइयों को आप लोग प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि सही जानकारी और सही ज्ञान देने पर विश्वास रखते हैं, और ये आप अपने विशेषज्ञों के द्वारा पहुंचा ही रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को आज हमने जानकारी दी है एक और खास विषय पर, जो है कद्दू वर्गीय फसलों में पोषण प्रबंधन का महत्व, और ये जानकारी आप तक पहुंचाई श्री शशि शेखर पांडे जी ने, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट यूपी वेस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ही हैं। ये विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं, निर्देशानुसार है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़ वचन में बंधा हुआ है कि ज़रूर अपने समाज को हम जागरूक करेंगे, सही दिशा देंगे और सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, आगे भी हम इस तरह अपने किसान भाइयों को जागरूक करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का समय नज़दीक आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी शशि शेखर पांडे जी आपका, क्योंकि आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे साथ साझा किया, बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी, और एक बार फिर अपना बहुत जो बेशकीमती समय है वो निकाला, क्योंकि आप फार्मर मीटिंग्स में बहुत बिजी रहते हैं, और हमारे किसान भाइयों से बात की। कैसा अनुभव रहा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, हमें हमेशा हमारे जो कार्य प्रणाली है यारा की, हमारा कोशिश ये रहता है, यारा विलेज यही करते हैं, किसानों को जानकारी को बढ़ाएं, उनको जागरूक करें ताकि सही चीजों का सिलेक्शन करें और हमारे देश की आय आमदनी में अपना स्वरंगीण और अपना कंधा से कंधा मिला के साथ चले। तो यारा हमेशा किसानों के साथ है। व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत अच्छा लगता है किसानों के साथ मिलकर, उनके आय में थोड़ी वृद्धि करा दी, उनको गुणवत्ता बढ़ा दी, तो काफी अच्छी चीज है और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के। किसानों को रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मुहैया कराते हैं और हमेशा हम लोग तत्पर हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपको, जो आप हमें एक प्लेटफॉर्म देती हैं अपने किसान भाइयों को ऐसी जानकारी मुहैया कराने के लिए। तो आपका आगरा तो आज को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार के लिए मैं नमन करता हूँ और बहुत साधुवाद है आप। बहुत धन्यवाद शशि शेखर पांडे जी, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आगे भी हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक पूजा की ओर से नमस्कार।